11th 12th में? Yes, ma'am. What is bookkeeping? As the name suggests, इसका जस्ट इस दो वर्ड का मीनिंग बात बता। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ऑफ कोर्स। तो इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं आता, बुक कीपिंग इंक्लूड्स 3 स्टेज, जर्नल प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस, यहां तक बुक कीपिंग है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। जर्नल से रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं और ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर के लिए कुछ रूल्स है जो हमें कवर करना है। एंड लास्ट क्या था, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेट करना, रिजल्ट निकालना, तो उसके लिए अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस आता है? कैन एनीवन टेल मी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, फाइनल अकाउंट बोल सकते हो। मतलब फॉर अ स्टूडेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये है आपका अकाउंटिंग, ठीक है। ये डिफरेंस है। बुक कीपिंग में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस होता है और अकाउंटिंग में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। दोनों पढ़ना है हमें। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एंड ऑलवेज जर्नल, वी ऑल नो दिस, ओके। तो थोड़ी सी बातें अभी और करेंगे हम लोग। जर्नल के रूल्स में जाने के पहले हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसको रिकॉर्डिंग के लिए 2 तरीका है। देयर आर 2 अप्रोचेस, वन इज ट्रेडिशनल एंड अनदर इज मॉडर्न, ओके। मॉडर्न अप्रोच, बोथ आर अप्रोचेस। ये अगर आप लोग पढ़े भी होगे तो 11th में पढ़े होगे और शायद याद होगा, याद है तो बेहतर है, नहीं अगर है तो मतलब वी ऑल आर रिवाइजिंग एक्चुअली, ओके। इसमें भी मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में, एनीवन हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग मॉडर्न अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच अगर हम कहें तो शायद आप बता होगे कि दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। नंबर 1 इज कौन सा अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल में। सेकेंड इज रियल अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल में। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल में, इन ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, एनी आइडिया? All expenses are debited and incomes are. You are saying the rules, तुम रूल मुझे बता रहे हो। यहाँ पर आई कैन से मॉडर्न अप्रोच में अपने पास रेवेन्यू, द टर्म विच वी यूज इज रेवेन्यू, द टर्म विच वी यूज इज रेवेन्यू का ऑपोजिट क्या होता है? एक्सपेंसेस। थर्ड इज एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। These are the 5 terms. These are the 5 terms which are used in modern approach. Now, can you please tell me can you define these 5 terms? Revenue, expenses, asset, liability, and capital. What is revenue? If I ask you, can you tell me in your words? I don't want any big Ma'am, inflow of cash. Inflow of cash. और ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश नॉट ऑलवेज। अगर आप क्रेडिट पे भी सामान बेचते हो
आप क्रेडिट में भी सामान बेचते हो. Yes, ma'am. Can I call it earning of the business? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Earning of the business or enterprise, whatever. ठीक है, earning of the business. ठीक है, from ongoing business activities. What are expenses? Money which Ma'am. is spent on a particular purpose. Okay, better हो सकता है. Cost, expenses are cost incurred for the operation of the business, for business activities और सरल शब्दों में incurred, this is D. Cost incurred for business activities. Revenue are the earnings of the business, right now. Expenses are cost incurred for business activities. Assets तो आप बता ही, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था. Still, assets are the, what are assets? Assets are the Rights of the business. rights of the business and Ma'am must be capable of giving economic benefits in the future. rights of the business and helps Ma'am must be capable of giving Huh? economic benefits in the future. helps the business. You are very correct. It must be capable of giving economic benefits to the business. But यहाँ पर asset वो criteria characteristic है. Asset में 3 बातें होनी चाहिए, है ना. आपको याद है, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं these are the rights of the business. ये समझने के लिए assets helps the business. किस चीज में हेल्प करता है आपका एसेट? आप देख लो तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में एसेट हेल्प्स द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू. जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ाने में एसेट का योगदान होता है. इट हेल्प्स द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब क्या? सरल शब्दों में हम बोल सकते हैं रेवेन्यू मतलब सेल, जो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखता है, बाय सेल. ये सेल को इंक्रीज करने के लिए बैलेंस शीट के ये एसेट्स काम आते हैं. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग क्या करता है? लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा तभी तो आप वहां पर अपने ऑफिस खोलोगे, अपना बिजनेस प्रीमाइसेस खोलोगे, और वो आपको रेवेन्यू जनरेट कहाँ से? व्हाट इज सेल? सेल इज रेवेन्यू. इसी को बढ़ाना है. हायर द सेल, जितना ज्यादा सेल होगा उतना क्या होगा? हायर द सेल, Profit. हायर द प्रॉफिट. जितना सेल बढ़ेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट ना. हमारा मोटो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. एनी एसेट आई कैन राइट, मशीनरी, प्लांट एंड प्लांट और व्हाटएवर, इवन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री भी तो एसेट है. इसी को तो बेचते हैं तो हमें सेल इंक्रीज होता है. इवन डेटर, क्या डेटर सेल को बढ़ाने में मदद करता है? तो डेटर कहाँ से आते हैं? डेटर आते हैं जब आप क्रेडिट में बेचते हो. मिस्टर ए सिर्फ कैश सेल करता है और मिस्टर बी कैश भी बेचता है और क्रेडिट सेल भी करता है. उधार की फैसिलिटी दिया हुआ है. बताओ किसका सेल ज्यादा होगा? टेल मी. Mr. B. मिस्टर बी का सेल ज्यादा होगा. तो ऑल एसेट हेल्प्स द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू और टू इंक्रीज. जनरेट की जगह आप इंक्रीज भी वर्ड लिख सकते हो. रेवेन्यू को बनाने में, जनरेट करने में और रेवेन्यू को बढ़ाने में, दोनों में हमारे एसेट्स का योगदान रहता है. गॉट इट? ठीक है ना. तो दिस इज योर एसेट. नेक्स्ट इज लायबिलिटी. लायबिलिटीज आर द ड्यूटीज ऑफ द बिजनेस. वी कैन से सिंपल शब्द में अभी बोल देते हैं. लायबिलिटीज आर द मनी ड्यू टू the business, है ना. These are the liabilities and it has to be pay off. It will result in liability. अगर पे करने जाओगे तो क्या होगा? It will result in outflow of cash. सिर्फ कैश बोलो, अच्छा है. अभी आप बोल सकते हो आउटफ्लो ऑफ कैश. आउटफ्लो ऑफ कैश आप बोल सकते हो. कैश जाता है, लेकिन कैश से बेहतर वर्ड पता है क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट. कुछ ना कुछ जाए, कैश ही जाए, कोई जरूरी नहीं. सपोज यहाँ पर एक फर्नीचर है आपका और यहाँ पर लायबिलिटी है. लायबिलिटी है 2 लाख की, और यहाँ कैश भी है. तो लायबिलिटी को चुकाना है तो आप 2 कैश कर देते हो जनरली, है ना. कैश दे दिया 2 लाख, लायबिलिटी डेबिट हो गया, खत्म.
ऐसा भी तो हो सकता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश यू आर गिविंग फर्नीचर. कैन इट बी पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल. कुछ भी दे दो. Yes, ma'am. अगर दोनों पार्टी एग्री हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट तो कुछ तो जाएगा, एसेट में से कुछ घटेगा. कैश ही हमेशा घटे कोई या कैश ही हमेशा बढ़े कोई जरूरी नहीं. तो हम लोग कैश को थोड़ा एक नया वर्ड दे देते, इकोनॉमिक बेनिफिट. एसेट्स विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा और लाइबिलिटी को जब हम पे करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा. राइट? तो ये है हमारी liability and capital. We all know this is the owner's money invested in the business. Owner's money invested in the business is capital. Okay, तो ये 5 term. revenue is our sale generally, earning of the business. ये direct भी हो सकता है, indirect भी हो सकता है. direct है तो sale है, और other income भी होते हैं जैसे rent received, commission received, discount received. These all are earning of the business. Expenses, money spent या cost incurred for business activities or to run a business, you can say. Assets helps the business to generate revenue. Liabilities always results in outflow of economic benefits. These are the liability, means these are the dues to the business and it will result in outflow of economic benefit in future. अभी नहीं हुआ है, जाएगा पैसा. कब जाएगा? फ्यूचर में जाएगा. ओके ना? एंड कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, वो दूसरा डेफिनेशन निकल गया मुंह से. ये अभी तक था कैपिटल इज द ओनर्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. एक और डेफिनेशन कैन आई कॉल इट? कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन क्या चीज? एनीवन कैन कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन Asset or liability. Assets minus and liabilities. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. यस. और ये भी एक छोटा सा बैलेंस शीट हम लोग बना सकते हैं. यहाँ पर एसेट्स है, लेफ्ट साइड वी हैव कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. एंड एक टर्म यहाँ पर आता है, या एक वी ऑल नो कि बोथ साइड ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल. क्यों इक्वल होना चाहिए? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अभी आप लोग थोड़ा सा लॉ पढ़ रहे हो, मैंने कल क्लास देखा था. लॉ में आई थिंक सर कंसिडरेशन थोड़ा बता रहे थे, पहले भी बताए हैं. कंसिडरेशन आप लोग क्या पढ़े हो? व्हाट इज कंसिडरेशन लॉ में? Ma'am, something in return. समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर गिविंग समथिंग यू विल गेट समथिंग बैक. यही है ना? इफ यू आर Yes, गिविंग ma'am. समथिंग, अगर आप कुछ दे, ए मिस्टर ए बी को 10 रुपए देता है, बी इज अ शॉपकीपर, तो वो उसे पेन देता है. दिस इज कंसिडरेशन. वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न इज योर कंसिडरेशन. अगर ए इज अ पेशेंट एंड बी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर भी है, तो एंड ए उसे 100 रुपए दे रहा है, तो बी उसे कंसल्टेंसी देता है, सर्विस देता है. तो आप देखते हो बोथ पार्टीज गेट समथिंग इन रिटर्न. सब दोनों को. अच्छा, कंसिडरेशन वन साइडेड होता है कि डबल साइडेड होता है? ये भी बता दो. दोनों को कुछ ना कुछ मिलता है या सिर्फ एक ही? double side. डबल साइडेड, बोथ Double होता है. है ना? ये ड्यूअल है, बोथ साइडेड है. कैसे? ए इज गिविंग, ए के पास से कुछ जा रहा है एंड इन रिटर्न इज गेटिंग पेन. सिमिलरली बी इज गिविंग पेन, बी भी तो कुछ दे रहा है एंड इन रिटर्न इज गेटिंग 100 रुपए. तो दिस इज ड्यूअल. ड्यूअल वर्ड से वर्ड क्यों आया? क्योंकि एवरीथिंग इज कॉमर्शियल. हर चीज कॉमर्शियल है. कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? हर चीज बिजनेस है, बिजनेस माइंडेड है हम लोग. नथिंग विल बी गिवन इन फ्री. फ्री का कुछ नहीं मिलेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा. ऑलवेज तैयार रहना. ओके. लॉ का नाम, आपके लॉ के बुक का नाम क्या है? कभी आगे देखा है? नए बुक का फाउंडेशन का तो मुझे नहीं अभी याद आ. Business laws. बिजनेस लॉ. तो दिस इज बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ का दूसरा नाम ही कमर्शियल लॉ है. कमर्शियल लॉ का तीसरा नाम ही मर्केंटाइल लॉ है. तीनों एक ही वर्ड है. The law which relates to business, the law which relates to business, or law which relates to mercantile. Okay? और ये अभी आप जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो या कॉमर्स पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज कॉमर्शियल. गिव एंड टेक है, हर चीज में गिव एंड टेक है. माइंडेड, कुछ भी फ्री का नहीं है.
तो आप देखो बैलेंस शीट में भी डबल साइडेड इसीलिए है, दोनों साइड, दो साइड क्या, एक डेबिट बोलते हैं और क्रेडिट बोलते हैं। आई डोंट नो डेबिट किसको करेंगे क्रेडिट किसको करेंगे, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। अगर तुम कुछ दोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, तुमने सेल किया, गुड्स दिया तो तुम्हें पैसा मिला, उधार में बेचा तो डेटर मिला, एक राइट मिला कि बाद में फ्यूचर में पैसा आएगा। यू हैव गिवन कैश, आपने अपने स्टाफ को कैश दिया तो वो सर्विस दे रहा है, आपके बिजनेस में सर्व करेगा, आपके लिए काम करेगा। तो एवरीथिंग इज ड्यूअल, एवरीथिंग हर समय गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। चाहिए आप लॉ में वही चीज पढ़ रहे हो, या अकाउंट्स में उसका प्रैक्टिकल है। इफ यू आर गिविंग समथिंग यू विल गेट समथिंग, एंड दैट इज व्हाई हर आप जब जर्नल करते हो तो उसमें डबल लिखाता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। एक कुछ मिलेगा बीट व्हाटएवर, हम एक को डेबिट करेंगे, अगर कुछ मिल रहा है उसको डेबिट करें, तो कुछ दे रहे हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तभी ये, उसी कारण ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं इस बारे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कभी ये वर्ड सुना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, हम लोग इसको जब समय आएगा जरूर पढ़ेंगे। Accounting concepts are the accounting principles. Accounting principles. Principles का मतलब क्या होता है? पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, हिंदी में पॉलिसी, प्रिंसिपल, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट सब एक ही चीज है अभी आपके लिए। तो अकाउंट्स जो आप बना रहे हो, ध्यान से सुनना बेटा, यू ऑल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, ओके ना? ये सब प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, आपकी थ्योरी के लिए है। यू आर इन फाउंडेशन, ओके, सबका फाउंडेशन लेवल का क्लास चल रहा है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन वर्ड का मतलब हम पिछले क्लास में भी बताए थे, दिस इज नींव। अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उसका नींव में पिलर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं जब नींव आपकी मजबूत होगी तो बिल्डिंग उतना ही सॉलिड बनेगा, उतना मजबूत, उतने सालों तक टिका रहेगा। अभी हम भी आपकी नींव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आज हम, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी ट्रिक कि आप ट्रिक से एक क्वेश्चन बना करके निकल जाओ। ट्रिक याद किया जाता है बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा जाता है। और जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा, जितना मजबूत आप सीए या सीएमए फाउंडेशन में पढ़ लोगे, द मोर इट विल बी हेल्पफुल इन इंटर एंड फाइनल। एक बार फाउंडेशन आपका बेस रेडी हो जाएगा। अब आते हैं अकाउंट्स की, ये तो आपकी नींव की बात हम कर रहे थे। हियर इट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, ओके? तो अगर अकाउंटिंग एक बिल्डिंग है, इफ दिस इज द बिल्डिंग, अगर अकाउंटिंग एक बिल्डिंग है तो उसके भी नींव है। नींव में उसके, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ अ बिल्डिंग। दिस इज अकाउंटिंग, अकाउंट एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो इसके नींव में भी कुछ पिलर्स होंगे। नींव जितनी मजबूत होगी अकाउंटिंग उतना सॉलिड बिल्डिंग उतना सॉलिड रहेगा। तो अकाउंट्स का अगर नींव मजबूत है तो हमारे बिजनेस का अकाउंट्स का अगर नींव मजबूत है तो हमारा बुक कीपिंग उतना सुंदर सॉलिड रहेगा। नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये जो पिलर्स है ना, हमारा अकाउंट्स अगर एक बिल्डिंग है तो यहाँ पर 13 पिलर्स है, 13 पिलर है। मतलब हमारा, आई कैन से we have 13 accounting concepts which we have as a student to study. हमें पढ़ना है, आज नहीं पढ़ेंगे, this is not today's topic, okay ना? तो 13 pillars हम एक लिखेंगे, आप शायद आपको याद आ जाए कि हाँ मैम पढ़ा हुआ है। नंबर 1 is entity concept। किसी को याद आया? पढ़ा हुआ है, कभी सुने हैं? मनी, Yes, ma'am. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट,
ठीक है, ऐसे 13 हैं, अभी हम लिखेंगे तो हो सकता है जो उन बच्चों को याद नहीं 11th में पढ़े थे आप भूल गए होगे, हो सकता है। तो इसी में कहीं 7वां या 8वां जाकर के कॉन्सेप्ट आता है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी क्रेडिट। ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, ये लॉ से हम लेकर आ रहे हैं, कंसिडरेशन से लेके आ रहे हैं। आप दोगे तो आपको मिलेगा, या अगर मिल रहा है तो कुछ देना पड़ेगा। इफ यू आर गेटिंग समथिंग, आप मान के चलो फ्री का नहीं मिलेगा, आपको कुछ देना पड़ेगा, अपना पॉकेट खाली करना पड़ेगा। it will result in outflow of some economic benefit, कुछ तो जाएगा if you are getting something। तो ड्यूअल कॉन्सेप्ट ही बोलता है for every debit there will be a, क्या लिखे यहाँ पर बोलो तो, there will be a Credit. corresponding credit। ठीक है, या वैसे वर्से मतलब तो समझ में आता है, उल्टा। फॉर एवरी क्रेडिट देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट। इसी कॉन्सेप्ट का देन है कि आपका ट्रायल बैलेंस मिलता है। एज अ स्टूडेंट आप तो जानते हो ना कि ट्रायल बैलेंस मिलाना बहुत जरूरी है। ट्रायल बैलेंस अगर आप बनाते हो, देयर इज 2 कॉलम, one is debit, another is credit, one is debit, another is credit, और आप जानते हो कि दोनों बराबर होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, थर्ड स्टेज जो जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और बैलेंस शीट भी इसी कारण से मिलता है बेटा। we have this balance sheet, और बैलेंस शीट में we know liability and capital must be equal to asset, और ये दोनों साइड हमेशा बराबर होता है। एग्जाम में अगर नहीं मिलता तो वो जबरदस्ती मिला देते हैं, कम से कम एग्जामिनर को ये तो लगे कि इसको बैलेंस शीट का टोटल मिलाना आता है। जबरदस्ती नहीं, हम लोग का मिलेगा। आई एम जस्ट टेलिंग एक स्टूडेंट क्या कर सकता है मैक्सिमम, कि इसको बैलेंस शीट मिलाना है। तो ये क्यों मिल रहा है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट वर्किंग बिहाइंड इट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट। फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और यहीं पर एक इक्वेशन बनता है हमारा। क्या इक्वेशन बनता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मस्ट इक्वल टू एसेट, या कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। इसका मतलब बोल सकते हो या पूछ सकते हो, इफ देयर इज एनी चेंज इन एसेट साइड देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन लाइबिलिटी साइड ऑल्सो। मेरा क्वेश्चन समझ में, व्हाट आई एम टॉकिंग, इज दिस क्लियर? अगर एसेट साइड कुछ भी चेंज होता है, सपोज एसेट बढ़ गया, तो ये अकेले नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता है ट्रांजैक्शन का। इंक्रीज इन एसेट विल रिजल्ट इन कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन ईदर लायबिलिटी और कैपिटल, दोनों साथ साथ चलेंगे। Similarly, if there is decrease in asset, there will be a corresponding decrease in liability. दोनों साइड हमेशा कैसे रहता है? साथ साथ रहता है। ये हमेशा चेंज होगा जब आप ट्रांजैक्शंस करोगे। Whenever you go through transaction, there will be a change. ऐसा भी हो सकता है, if there is an increase in one asset, एक एसेट बढ़ेगा, there will be a decrease in asset 1, asset 2, corresponding second asset. एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा, बट बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। वी टेक एग्जांपल, यहाँ फर्नीचर है 80,000 का, there is only one asset, capital है 80,000, no liability, so this is both side is our 80,000. Suppose we are selling this asset, 20,000 का हमने यहाँ बेच दिया, तो ये 20,000 से घट जाएगा, and we have 60,000 as furniture, और 20,000 कैश बढ़ जाएगा। There is decrease in furniture with corresponding increase in another asset, which is 20,000. Now furniture is 60,000 and cash is 20,000. This is dual aspect, and balance sheet will always and always equal both sides. Increase in asset can lead to increase in asset can lead to two things, either increase in liability or capital,
और डिक्रीज इन अनदर एसेट, राइट ना? तो ऐसे 4 रूल बन सकते हैं नीचे अगर हम लिखेंगे तो। डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट घट रहा है, इट मे लीड टू डिक्रीज इन लायबिलिटी और कैपिटल और इंक्रीज इन अनदर एसेट। वैसे आप लायबिलिटी या कैपिटल के लिए भी रूल बना सकते हो। ओके, एंड यू नो इट चेंजेस। बैलेंस शीट हर समय बदल सकता है, हर समय बदलता है। जब भी इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, एक ट्रांजेक्शन होगा, बैलेंस शीट में चेंज आ जाएगा। अगर आप उस दिन का बैलेंस शीट बनाओगे तो, हम लोग बनाते नहीं, जनरली वी ड्राफ्ट द बैलेंस शीट एज ऑन द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, बट whenever there is a change or whenever there is any transaction, there will be a change in the balance sheet. Okay, now small example, please आप पेज निकालो, पेज नंबर आई थिंक दिस इज आपके स्टडी मैथ, सीए का स्टडी मैथ है, एंड पेज नंबर 4, ओके ना, और 3 आई थिंक, यस। A very small example is given. See, I think this is page number. आप लोग निकालो, you have the study mat. You all have the study mat, तो अच्छा है, otherwise मैंने अभी बुक शेयर भी किया है। Okay, otherwise यहीं पर ले आते हैं। Journal. Page number 3. Yes. We will go through transaction 1. Initial investment by owner 25 लाख उसने इन्वेस्ट किया। If this is our balance sheet, सिर्फ बैलेंस शीट को हम देखते हैं। If this is our balance sheet, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, what will happen? बैलेंस शीट में क्या आएगा? Can you please tell me? कैपिटल यहाँ है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एंड हियर इज एसेट। नो रूल आई एम फॉलोइंग राइट नाउ, अ स्मॉल थिंग। सिर्फ हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से चेंज होता है, दोनों साइड हमेशा मिलता है। अभी 0 है, नया बिजनेस है, नो कैपिटल, नो एसेट, नो लाइबिलिटी एज वेल। मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड 25 लाख रुपए इन कैश इन हिज न्यू बिजनेस। टेल मी लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड क्या लिखना चाहिए मुझे? सिर्फ यही, कैश इनफ्लो होगा आया। 25 लाख से, कैश कैपिटल हो जाएगा 25 लाख से, राइट? कैपिटल हो जाएगा कैश 25 लाख इंक्रीज से, और यहाँ पर आ जाएगा कैश 25 लाख से। बोथ साइड इक्वल है ना हमेशा, Yes, ma'am. राइट ना? नाउ सेकेंड इज पेड कैश टू क्रेडिटर 14 लाख। क्रेडिटर को, क्रेडिटर कहाँ से आ गया? क्रेडिटर कहाँ से आ गया? अभी तक तो क्रेडिटर, कोई नया बिजनेस है तो क्रेडिटर तो होना ही नहीं चाहिए था, क्रेडिटर तो होना ही नहीं चाहिए था। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन ले रहा है, अलग अलग ट्रांजेक्शन ले रहा है। मैं पहले से क्रेडिटर है तब वो ले रहा है। चलो एक कंटिन्यू ट्रांजेक्शन लेना चाहिए। एक नया एग्जांपल में हम लोग आते हैं। यस, आई थिंक दिस वन, इलस्ट्रेशन 1. Following are the transaction entered into by R after he started his business. Show how various accounts will be affected by the transaction. सिर्फ एक बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, मतलब so many balance sheet after every transaction. What will be their change? R started business with 5,000 rupees. Tell me if this is my balance sheet, what will happen? If this is my balance sheet. चलिए, if this is the balance sheet, अभी 0 है, यहाँ पर कैपिटल एंड लाइबिलिटी है, एंड दिस साइड इज एसेट साइड। टेल मी, अभी 0 है, आर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5,000 रुपए से। टेल मी, Capital 5,000. कैपिटल एंड कैश इंक्रीज होगा। कैपिटल 5,000 और कैश 5,000। Cash 5,000. 5,000, राइट ना? दोनों साइड इक्वल है, वेरी गुड। ही परचेज, सेकंड ट्रांजेक्शन, अगर सपोज दिस इज 1st of April, दिस इज 1/4, डेट इज गिवन 1/4, राइट ना? ऑन सेकेंड डे, 2nd April, he purchased furniture for 1,200. What will happen? Tell me.
furniture. मैम एसेट बढ़ जाएगा, Increase in कैश कम हो cash will जाएगा। increase. मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टू, है ना? एक एसेट है फर्नीचर और दूसरा एसेट है कैश, कैश। ठीक है? तो देयर विल बी अ न्यू एसेट फर्नीचर आ जाएगा 1200 से। देखो अभी बैलेंस शीट गड़बड़ हो चुका है, लाइबिलिटी साइड इज 5000, एसेट साइड कुछ और बता रहा है। इट विल कॉरेस्पॉन्डिंगली रिजल्ट इन डिक्रीज इन cash and it will be 3800 and total is this much, right now? Right? Paid salary to his clerk and paid rent, दोनों एक साथ कवर करते हैं। 3 तारीख को सैलरी दिया है, 4 तारीख को रेंट दिया है। बोथ विल रिजल्ट इन अमाउंट, आप देख लो 1100 and 1150, मतलब 2250, 250 रुपया का फर्क पड़ रहा है। व्हाट विल हैपन, टेल मी, कहां से क्या होगा? डिक्रीज इन कैश। यस, फिर से मैम Decrease in cash. डिक्रीज इन कैश। तो ये जो कैश 3800 का दिख रहा है, ये 2250 से और डिक्रीज हो जाएगा, राइट ना? ओके ओके, हाउ विल इट लुक देन? छोटा सा बैलेंस शीट ऊपर ड्राफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर। आफ्टर द चेंज जस्ट उसके बाद, ये 2 तारीख के बाद, मतलब 4 तारीख के ये दोनों इवेंट होने, ये दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद, कैश इज नाउ CASH, कैश इज नाउ 3800 माइनस 2250। आपके पास कैलकुलेटर है अगर, देन प्लीज टेल मी व्हाट इज द अमाउंट। 3800 में आप माइनस कर दो 2250, 1550. कैश इज 1550, 50. राइट? फर्नीचर में विल देयर बी एनी चेंज? No, change. फर्नीचर में कोई चेंज होगा? नो मैम। नहीं होगा, वेरी गुड। फर्नीचर विल रिमेन 1200, लेकिन कैश घट गया और दूसरा एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ चेंज होना चाहिए लाइबिलिटी साइड या नहीं? Liability will decrease. लाइबिलिटी इंक्रीज, इधर घट रहा है, एसेट साइड घट रहा है, घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। मैम घटेगा। मैम घटना एसेट चाहिए। अगर घट रहा है तो लाइबिलिटी साइड भी घटेगा। तो के रूप में क्या घटेगा? यहाँ पर तो सिर्फ कैपिटल था 5000 का, आप देखो देयर वाज ओनली कैपिटल 5000। देखो ये दोनों खर्चे हैं, ये दोनों खर्चे हैं बेटा। खर्चों को आप कहाँ लिखते हो? ट्रेडिंग पीएल में लिखते हो। और ट्रेडिंग पीएल में क्या निकलता है बताओ तो? लास्ट आइटम ट्रेडिंग पीएल का क्या निकलता है? प्लीज टेल मी। प्रॉफिट और या नेट लॉस। प्रॉफिट, Net profit. हाँ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। उसका क्या करते हो? Capital में add Capital से करते हैं। decrease या increase. कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो। सपोज यही दोनों खर्चे हुए, इनकम कुछ नहीं हुआ। सपोज करो यही 2 खर्चे हुए, इनकम कुछ नहीं हुआ, 2250 रुपए के 2 खर्चे हो गए। कैन इट से ये इतना लॉस ही है? Yes, miss. सपोज सेल इज 0, ट्रेडिंग पीएल को आप माइंड में लाओ या बोलो तो हम यहाँ ड्राफ्ट करते हैं। दिस इज आवर ट्रेडिंग पीएल वेयर सेल इज 0। यहाँ पर 2 खर्चे हो गए, एक सैलरी हो गया और एक रेंट हो गया, दोनों मिला के 2250 के खर्चे हो गए। तो यहाँ पर तो आप बाय नेट लॉस ही लिखोगे ना? यस मैम। अरे या मैं नया पेज लूं या समझ? नो मैम ठीक। ठीक है, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा प्लीज टेल मी, ओके ना? सो कैन आई से इट विल रिजल्ट इन, ये 2 खर्च को अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कोई भी पीएल के खर्च को आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो दिस विल रिजल्ट इन डाउनफॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल घट जाएगा एंड द कैपिटल इज नाउ आई थिंक 2750। लाइबिलिटी साइड का टोटल 2750, एसेट साइड का टोटल भी 2750। क्लियर है? क्या चीज? एक ही चीज सीख रहे हैं। अगर एसेट साइड घटता है
तो लाइबिलिटी साइड भी घटेगा। दैट हैज बीन प्रूव्ड। अभी हम लोगों ने कोई ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये चीज तो दिख गया। समझ में आया? नेक्स्ट, एनीवन इफ वांट टू से प्लीज टेल मी, अगर नहीं समझ में आया तो। नाउ नेक्स्ट इज one more transaction is left as per this question. Received interest. अब देखो, अभी हमारी साफ सुथरी बैलेंस शीट ऐसी दिख रही है जिसमें कैश है 5510, फर्नीचर है 1250 और यहाँ कैपिटल है 2750। अब इंटरेस्ट मिला तो Miss, furniture is 1200. सॉरी, फर्नीचर इज 1200। थैंक यू जसमीत। रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000 रुपए, 2000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। टेल मी मैम एसेट बढ़ जाएगा। Cash आया। कैश आया। एसेट इंटरेस्ट के रूप में क्या आएगा आपके बैंक में? अगर कैश बैंक में अगर अमाउंट क्रेडिट हुआ है तो पैसा आएगा, तो कैश बढ़ जाएगा 2000 से। और क्या होगा मैम? प्रॉफिट आएगा मैम, है ना। ये इंटरेस्ट आप पीएल में ले जाओगे, पीएल में क्रेडिट करोगे और Yes, इस कारण से नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। राइट ना? छोटा सा Yes, ma'am. एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इससे एक चीज तो समझ में आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। द क्वेश्चन इज, if I draft a balance sheet, if there is an increase in asset, there is a corresponding decrease in another asset first. Or if there is an increase in asset, there will be a corresponding increase in either capital or liability. एसेट बढ़ता है तो दूसरा एसेट घटता है, या इसको आप एक ही सेंटेंस में, इन दोनों रूल को एक मर्ज कर सकते हैं क्या? एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में, इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी और कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट। एक ही सेंटेंस में, जस्ट इसका वाइसा वर्सा। Decrease in asset will result in decrease in liability or capital और increase in another asset, कोई दूसरा asset बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड। इस छोटा सा जो फॉर्मूला हम लोगों ने बना दिया है, या पहले राइट साइड को लिख लो। अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो इफ देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एसेट होगा ना, और डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी या कैपिटल। जस्ट उसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इज दिस ओके? यस मैम। Yes, miss. अब हम लोग आगे आते हैं हम लोग। We have gone through our started a business that we have gone through. Yes. Now your study mat is directly talking about the approach मतलब अपने पास दो approach हैं. One is traditional approach and another is modern approach. Come back to traditional approach, जो हम लोग पिछले क्लास में भी थोड़ा सा कवर किए थे. Traditional approach of journal, of recording of journal को रिकॉर्ड करना है. तो as per traditional approach, all transactions has been classified into 3 types. कौन कौन सा है? One, मैम पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. personal account, real account and nominal account, right? What is a personal account? Personal account का definition हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था. Tell me, what is a personal account? Which? Anyone?
Ma'am, which relate to persons. हाँ, which relates to a person, to a person or persons, whatever, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. A person or persons, है ना. रियल अकाउंट का डेफिनेशन दो. रियल अकाउंट आर दोस which can be touched, seen or felt. वेरी गुड. टच्ड, इसको छू सकते हैं. सीन, देख सकते, छू नहीं सकते तो देख सकते हैं, और देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते तो कम से कम फील कर सकते हैं. जैसे गुडविल, दिखता नहीं लेकिन फील कर सकते हैं. नॉमिनल अकाउंट विच Ma'am, it relate to expense, gain, रिलेट्स, losses, revenue. हाँ, चार चीजें. रिलेट्स टू एक्सपेंसेस, कॉमा, लॉसेस, या एक्सपेंसेस का कॉमा मत दो, एंड लिखो. दोनों का एक ही तरीके का ट्रीटमेंट है. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन, इनको एक कैटेगरी में रखते हैं. ये डेफिनेशन हो गया इनका. और इनका एग्जांपल कौन देगा? पर्सनल अकाउंट. Government security. गवर्नमेंट सिक्योर, पर्सनल अकाउंट भी बोल रही हो. यस, इट कैन. Ma'am, individuals, partnership firms. आप छोटा मोटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. इट मे बी एन इंडिविजुअल, यू एंड मी, राम एंड श्याम, राइट. पार्टनरशिप फॉर्म, Company, Company, clubs, क्लब, debtors, government creditors, organizations, ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज, है ना. और debtors and BR, डेटर एंड बीआर, bank, बैंक. outstanding expenses. डेटर बीआर लिखे तो क्रेडिटर बीपी कर दे पहले, है ना. क्रेडिटर Yes, ma'am. प्लस बीपी. उसके बाद एनी capitals, हाँ, कैपिटल भी आएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने कहा. Some drawings. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जस्ट उल्टा क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट. Ma'am, income accrued. हाँ, एक्सपेंसेस में कर ले प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. और इनकम में भी अक्रूड, इनकम अक्रूड एंड एडवांस, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, Yes, रिसीव्ड ma'am. एडवांस. और इसके बाद दो और छूट रहा है, बहुत. Some drawings. कैपिटल एंड ड्राइंग. इतना अगर आपको याद है तो बस यही. अपने को डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, अपने को एग्जाम्पल भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपका बेस में आपको आना चाहिए. ठीक है. ड्राइंग्स, दीज आर द पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल. रियल अकाउंट, Ma'am, all fixed. Land Some cash, fixed assets. ऑल Return फिक्स on एसेट. it. एक आंसर मेरे पास आ रहा है. someone is saying all fixed asset here. all fixed asset और Ma'am, cash, कैश. वेरी गुड. retain earnings, accounts Right, payable. holding. रिटेन्ड Inventory. अर्निंग. इन्वेंट्री तो ठीक है. रिटेन्ड अर्निंग कहाँ देखा? कहीं किसी बुक में था क्या? नहीं होगा मैम. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. मेरे हिसाब से तो नहीं होगा. अगर आप Accounts payable. अकाउंट्स पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी है बेटा, किसी को देना है. दैट इज अकाउंट्स पेबल. मतलब अकाउंट्स पेबल क्रेडिटर और बीपी को ही आप कंबाइंड रूप में अकाउंट्स पेबल बोलते हो. ठीक है. और या दूसरा वर्ड इसका और क्या नाम है? ट्रेड पेबल्स. आप लोग बोलो, मुझे अच्छा लगता है. अगर आप आज पूछोगे तो आपको द मोर यू विल से द मोर यू विल गेन. द मोर यू आर अटेंटिव द मोर यू गेट. इनका भी दूसरा नाम है. क्या नाम है इसको? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं Ma'am, account receivable. या अकाउंट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं. राइट ना. तो यहाँ पर ये तीन ही है. ऑल फिक्स एसेट है, कैश है एंड इन्वेंट्री. दैट्स इट. इन्वेस्टमेंट, यस, जैसे गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर, जो विच व्हेन वी टच्ड, सीन और फेल्ट, यही तो डेफिनेशन है. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हैं तो दैट कैन बी टेकन, क्योंकि वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है या गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास पैसा जा रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट का रूप ले लेता है. लेकिन अगर आप सोना खरीद के रख रहे हो या फिर कोई ऑफिस प्रीमाइसेस, कोई लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्ट करके रख दिया उस पर पैसा, तो दैट इज रियल अकाउंट. ऑल फिक्स्ड एसेट, कैश एंड इन्वेंट्री, ये एक जनरल है. ओके ना. ठीक है. थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल दो. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कितना एग्जांपल मांगेंगी मैम? हाउ मेनी? Wages and salaries paid.
हाउ मेनी एग्जाम्पल मैम? आप बोले ना हम हजारों एग्जाम्पल, 1000 नहीं तो 100 तो दे देंगे, 100 नहीं तो 50 20 तो दे देंगे। कुछ नहीं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपका ट्रेडिंग पीएल में आप चले जाओ, ट्रेडिंग पीएल में डेबिट साइड देयर सो मेनी खर्चा। स्टार्ट हो जाओ परचेज से। परचेज होता है खर्चे। दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, Wages. वेजेस है, सैलरी है, And rent. चौथा सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, Interest paid. Rent. यस यस यस, पूरा आपको यू आर वेरी 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 क्लियर फॉर दैट एक्सपेंसेस और लॉसेस। ट्रेडिंग पीएल डेबिट साइड, अगर ट्रेडिंग पीएल माइंड में है आपका तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। लॉस, लॉस कैसा? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय लिवरेज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, हो गया ना। बहुत सारे एग्जांपल है। सिमिलरली इनकम एंड गेन, एनी एग्जांपल इनकम एंड गेन का? मैम कमीशन रिसीव्ड। सबसे पहले सेल बोलो ना। इनकम, मेन सोर्स ऑफ योर इनकम इज सेल। फर्स्ट आइटम ऑफ, भैया ये आइटम ट्रेडिंग एंड पीएल का डेबिट साइड, Interest received. यस। तो ये Accrued income. Accrued income. बोलते जाओ, अब बोलते जाओ। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम अगर सिर्फ बोलोगे ना, अक्रूड इनकम अगर बोलोगे तो वो पर्सनल अकाउंट है। टोटल इनकम बोलोगे तो दैट इज योर इनकम, बट इफ यू आर सेइंग अक्रूड इनकम तो दैट इज नॉट योर इनकम, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये वर्ड मत बोलना अगर आपसे कोई नॉमिनल अकाउंट पूछ रहा है तो। गॉट इट ना? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रूल्स हो गए। अच्छा, एक और पिछले क्लास में मैंने बहुत ये दिखते हैं कि अगर हमारा लास्ट एम, अल्टीमेट मोटो, पर्पस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ना। यस मैम। अल्टीमेट पर्पस इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग पीएल आता है नंबर 1, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। है ना, ट्रेडिंग पीएल आता है और दूसरा बैलेंस शीट आता है। यस, यही दोनों तो आते हैं। ओके, तो ये 3 अकाउंट आपके पास। बैलेंस शीट कहाँ कहाँ दिखेगा आप ये बता सकते हो? मैम पर्सनल एंड रियल ट्रेडिंग एंड पीएल में, और नॉमिनल, नो मैम, नॉमिनल ट्रेडिंग एंड पीएल में और पर्सनल और रियल बैलेंस शीट में। नॉमिनल दिखेगा ट्रेडिंग पीएल में, हाँ। यस मैम। अगर expenses and this is debit side is all only expenses and losses, right? And credit side is income and gain. डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो एक अलग बात है, लेकिन expenses and losses, income and gain is all nominal account का जगह कहाँ है, प्लेस कहाँ है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? That is nominal. Leaving opening and Yes, once again, what are you saying? leaving opening balance. Opening balance, Leaving opening balance and closing balance. All on. your voice is not clear actually. Tell me once again. Just a minute. Just once again tell me. What do you want to say? If you want to write in chat, then please write. वो भी चलेगा, आप chat में भी लिख करके बता। Ma'am, leaving opening balance and closing Yes, balance. yes. Leaving opening and closing stock. Balance नहीं, यहाँ कोई opening balance नहीं होता trading पीएल में, mind it. Like other ledgers, इसमें to balance BD नहीं लिखते हैं। लिखते हैं क्या कभी? नहीं। We write to opening stock and by closing stock. इन दोनों को छोड़ करके आपका ये करना है। यस, यू आर करेक्ट। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो होती है सब नॉमिनल है। वेरी गुड। कम टू बैलेंस शीट। पहले रियल अकाउंट बताओ, रियल अकाउंट कहाँ मिलेगा? मैम बैलेंस शीट। Balance sheet. बैलेंस शीट में कौन से पार्ट में? मैम एसेट। सिर्फ एसेट साइड में मिलेगा। एक चीज और सीख लो, रियल अकाउंट कभी भी लायबिलिटी साइड नहीं रहेगा।
रियल अकाउंट कभी नहीं रहेगा लाइबिलिटी साइड, ये कहाँ रहेगा, सिर्फ एसेट साइड रहेगा। यस, तो एसेट साइड में ऑल फिक्स एसेट, तीन ही तो नाम आपने देखा है, या फिक्स एसेट रह सकता है, अगर इन्वेस्टमेंट है इन रियल एसेट गोल्ड एटसेट्रा वो रह सकता है, और थोड़ा नीचे आते हैं बैंक यहाँ लिखते हैं ना, कैश यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये हो सकता है, और इन्वेंटरी मतलब स्टॉक या इन्वेंटरी जो आप बोल रहे हो यहाँ रह सकता है। यस, और इसके अलावा पूरा बैलेंस शीट खाली जो है, आप जो नाम लिख दो वो पर्सनल है, जैसे कैपिटल, लेस ड्राइंग, all liabilities, mind it, all liabilities, okay ना, और be it creditor, be it anything, short term loan, long term loan, outstanding expenses, income received in advance, I repeat, all liabilities। अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये भी तो लाइबिलिटी है ना, सैलरी देना बाकी है, दिस इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। It will result in, सैलरी जिस दिन दोगे, it will result in outflow of economic benefit from the business। पैसा जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो हो सकता है आप उसको इन्वेंट्री ही दे दो। होता है ना, जैसे दीपावली आई तो आप अपने स्टाफ को आपका बिजनेस है सपोज करते हैं गारमेंट्स का, तो इन प्लेस ऑफ सैलरी आप उसे गारमेंट दे रहे हो, कैश नहीं गया, गारमेंट इन्वेंट्री चला गया। दिस कैन बी। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं पर्सनल अकाउंट, तो लाइबिलिटी और कैपिटल साइड जो भी लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट है, एक्सेप्ट एक चीज छोड़ करके प्रोविजंस। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग द प्रोविजन। ये प्रोविजंस क्या है, प्रोविजंस थोड़ा सा देर में बात करेंगे, अभी हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट, और कैपिटल एंड ऑल लाइबिलिटीज आर योर पर्सनल अकाउंट। कम बैक टू एसेट साइड, तो एसेट साइड में क्या क्या बच गया है, तो आप देखोगे बहुत सारे एसेट, जैसे डेटर पर्सनल अकाउंट है ना, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम अक्रूड और बैंक, ये सारे पर्सनल अकाउंट है। फिक्स एसेट जो मैंने लिखा, तो फिक्स एसेट इंक्लूड्स टेंजिबल, इंटेंजिबल पढ़ा था आपने, दो तरीके का था, टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सारे का सारे रियल अकाउंट है। तो ये इनका पोजीशन है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने तीन चीज कवर किया है। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का नंबर 1 डेफिनेशन, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, आपके कॉपी में लिखा जाना चाहिए। नंबर 2 एग्जाम्पल्स, तीसरा इनका इट्स प्लेस इन बैलेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मतलब कि छप जाना चाहिए फॉर एवर। आज पढ़ रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे। आज तक आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, स्टिल आई रिमेम्बर। मुझे तो इसलिए भी याद है कि हम इतने सालों से, लास्ट 2006 से आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर सीपीटी। सो आप देख सकते हो कितने साल हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे तो याद होना ही है, जेन्युइन सी बात है। लेकिन अभी कोई भी सीए है जो प्रैक्टिसिंग, हु आर नॉट इन स्टडिंग, बट दे हैव टू keep it in their mind always and always, okay ना। नंबर 4, अब और क्या पढ़ना है, अब आता है हमारा रूल्स ऑफ पासिंग जर्नल। इस रूल को क्या बोला गया, वी आर इन ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। रूल्स को क्या बोला गया है, गोल्डन रूल्स। और तीनों का, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है, रियल का अलग रूल है, नॉमिनल का अलग रूल है। पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट और रिसीव, क्रेडिट तक गिवर है ना, एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन के दो पहलू, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, राइट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहले रूल तीनों का लिख लेते हैं, ठीक है। रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स जो आता है, व्हाट कम्स इन।
जो आता है उसको डेबिट करो, व्हाट गोज आउट जो जाता है उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट Debit all expenses and losses and credit all income and all gains. expenses and losses, credit all income and gains। और इसी रूल पर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है। The entire transaction is recorded. Now we will start with examples. We will take some example, उसको एनालाइज करेंगे, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल का फॉर्मेट होता है, फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, सेकंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स, थर्ड इज लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, लेकिन सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, से द ओनर, से इन आवर एग्जाम्पल मिस्टर ए के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये डेट वाइज होता है, आप जनवरी का ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड करेगा तो तब फरवरी का, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है ना, इसको थोड़ा अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ये इतना लिखना पड़ता है। और नरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो एंड फॉर एनीवन हु इज ड्राफ्टिंग द जर्नल। ओके, now the rules of, with the rules of journal we start journal। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं या अपने मन से ही लेते हैं। मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस with rupees 2 lakh। Tell me, business with rupees 2 lakh, tell me। Cash account debit to capital. You have told me cash account debit 2 lakh, debit column में to capital। Very good, this entry is correct। I think सब किसी को objection नहीं होगा, this is very correct। But tell me why cash is debit? पहले क्योंकि कैश बिजनेस में कैश आया। कैश क्या है, आपने सेकंड रूल लगा दिया ना, you have taken what comes in वाला रूल, right? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कोई भी ट्रांजेक्शन, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस। देखो ये सिर्फ जर्नल चैप्टर जब हम लोग कर रहे थे, एक बार बेस में घुस के देखेंगे कि कैसे एंट्री पास, बाद में आप ऐसे ही पास करोगे, इतना सोचोगे भी नहीं, आप तुरंत पास कर दियो कैश टू कैपिटल, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा, दिमाग लगाना भी नहीं है। बट जब जर्नल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक बार तो सीखेंगे हम लोग, राइट ना। Now, two things are involved here. Number one is cash, another is capital, right? ये दो चीजें इन्वॉल्व हैं। अब देखो ये कौन सा अकाउंट में, कौन सी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी पढ़े हम लोग, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? ये जा रहा है रियल में। और ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है? ये पर्सनल में। तो रियल के लिए रियल का रूल लगेगा, पर्सनल के लिए पर्सनल का रूल लगेगा। तो रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब इफ दिस इज द बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, तो यहाँ पर बिजनेस, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिकॉर्ड करोगे? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस है ना। तो एक और कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग 13 पिलर पढ़ रहे थे ना, उसमें 7वां या 8वां पिलर मैंने बोला था ड्यूअल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है आप और आपका बिजनेस अलग है। हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस करते हैं, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ए करते हैं। ए के पास से तो पैसा जा रहा है, ए के पॉकेट से तो पैसा जा रहा है, बिजनेस में पैसा इन हो रहा है। गॉट इट? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसका मतलब कैश, जो जर्नल फॉर्मेट ऊपर लिखे थे उसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा, जितना रुपया आ रहा है 2 लाख से। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, नॉट फ्रॉम ए। ए से मतलब नहीं है, बिजनेस से मतलब है। ओके ना।
नाउ सेकेंड इज पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? हु इज ये ए जो Ma'am, ए इज रिसीवर और गिवर? टेल मी. पैसा giver. राइट, ए इज गिवर, ए दे रहा है. तो एंट्री इज कैश टू ए. 2 लाख रुपया क्रेडिट में लिख देंगे. यस, एंट्री इज कैश टू ए, लेकिन वन पॉलिसी इज देयर, वन बिजनेस पॉलिसी कि अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेंगे. हम लोग किसके बुक में जर्नल कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ ए. तो ए के बुक में सबका नाम लिखाएगा एक्सेप्ट ए. तो इंस्टेड ऑफ ए वी विल राइट कैपिटल. Capital is representing the owner. Capital is representing here Mr. A. So the entry is cash to capital. इतना सोचने के बाद एक जर्नल एंट्री है. यू आर वेरी करेक्ट. आप तुरंत बोल दिए कैश टू कैपिटल, और वैसे ही बोलना ही है, बट एक बार तो हम लोग रूल्स के थ्रू जाएंगे, राइट ना. सेकेंड, मिस्टर ए has taken loan from Y. मिस्टर ए ने Y से लोन लिया 1 लाख रुपए का. कौन सी 2 चीजें इन्वॉल्व हुई? Ma'am, bank and Mr. Y. एक कैश में ले रहा है और दूसरा मिस्टर Y. ठीक है ना. तो कैश इज अगेन रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. हम तो फास्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना. कैश को डेबिट करेंगे. क्लियर होगा? क्लियर है? Yes, ma'am. बिजनेस में पैसा आ रहा है. मिस्टर वाई इज अ पर्सनल अकाउंट. क्रेडिट द गिवर, Giver. है ना. तो कैश टू मिस्टर वाई विथ ₹1 राइट. मिस्टर वाई, Yes, ma'am. मेन मिस्टर वाई ये ओनर नहीं है. अदर देन ए कोई भी पर्सन रहेगा उसका हम नाम लिखेंगे, लेकिन ए का नाम नहीं लिखेंगे. नंबर 3, फर्नीचर परचेस्ड. फर्नीचर परचेस्ड फॉर रुपीज से 50,000. कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? Ma'am, furniture and cash. फर्नीचर इन्वॉल्व हुआ और कैश इन्वॉल्व हुआ. TURE, कैश. टेल मी, दोनों रियल अकाउंट है ना? ये भी आर, Yes, ma'am. ये भी रियल है, ये भी रियल है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों के लिए लगेगा. जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे. तो फर्नीचर क्या होगा? आ रहा है डेबिट होगा, और कैश जा रहा है वो क्रेडिट होगा. एंट्री बना फर्नीचर टू कैश अमाउंटेड टू 50,000. देखो, अगर हम फास्ट है तो मुझे बोलो मैम, आप थोड़ा स्लो बताइए. इफ किसी भी स्टूडेंट को लगता है मैम थोड़ा स्लो बताइए या फिर से बताइए, देन प्लीज टेल मी, प्लीज वेरी फ्रैंक विथ मी. ओके ना. नेक्स्ट एंट्री, purchase of goods. Goods has been purchased on credit. Goods has been purchased on credit. उधार में गुड्स खरीदे. व्हाट आर गुड्स? गुड्स क्या है? अब इसको माइंड में एक बार डेफिनेट समझाओ मुझे. व्हाट आर गुड्स? Stock of the business. Stock of the business. It can be called as stock. ठीक है. Goods are, can I call it asset also? हाँ, inventory है, stock एक asset है. Purchased for resale purpose. ऐसे हम लिखे तो सही है. आप क्यों खरीदे हो गुड्स को? पर्पस क्या है? रीसेल पर्पस, बेचने के लिए. आप गुड्स को खरीदे हो दोबारा बेचने के लिए. एसेट्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस इज नोन एज गुड्स. तो अगर आपको लिखा एसेट परचेज्ड,
अगर लिखा है एसेट परचेज तो समझ लेना वो बिजनेस में रखने के लिए, यूज करने के लिए है। लेकिन अगर गुड्स वर्ड लिख दिया है तो गुड्स मीन्स स्टॉक, गुड्स मीन्स इन परचेज ऑफ इन्वेंटरी, हमेशा, ऑलवेज। गुड्स मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंटरी। तो यहाँ लिखा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, टेल मी, या सपोज फ्रॉम मिस्टर श्याम, श्याम से आपने उधार में गुड्स खरीदा। टेल मी कौन से दो लोग, कौन से दो अकाउंट हैं? मैम परचेज एंड मिस्टर श्याम। Purchase and Syam. वेरी गुड, परचेज एंड मिस्टर श्याम। परचेज कौन सा अकाउंट है? परचेज ऑफ स्टॉक है ना? मैम नॉमिनल। नॉमिनल है, ठीक है, लेकिन यहाँ परचेज ऑफ स्टॉक है, आप इसमें रियल का रूल लगाओ। मिस्टर श्याम पर्सनल है। स्टॉक आ रहा है रियल में, तो यही देखेंगे रियल में, फिर तुरंत आपके माइंड में इसका रूल आना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, तो स्टॉक आ रहा है तो ये डेबिट होगा। कौन दे रहा है स्टॉक? Mr. ये श्याम कौन है? या दो ही हो सकता है ना, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, गिवर होगा या रिसीवर होगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से श्याम गिवर है तो क्रेडिट होगा। एंट्री इज स्टॉक या परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। This is the entry. Whatever be the amount, जो अमाउंट दिया रहेगा that will be written on amount form. मैम। हाँ जी बोलिए। मैम यहाँ पे परचेज नॉमिनल क्यों नहीं होगा? आप नॉमिनल भी लगाओगे तो यही आएगा, नॉमिनल भी लगाते हो तो एक्सपेंस है, डेबिट एक्सपेंस, तो वहां कोई अंतर नहीं आएगा, वहां कोई अंतर नहीं आने वाला है। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, अगर ये नॉमिनल भी आप लगाओगे तो खर्चे डेबिट करते हो, तो जर्नल में कोई अंतर नहीं आएगा। योर क्वेश्चन जिसको आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये रियल क्यों लिखा गया, नॉमिनल क्यों नहीं, जब आंसर में कोई अंतर नहीं है। बट व्हाई दिस इज रियल? सिंस वी आर परचेजिंग स्टॉक and it can be touched or seen, or this is an asset, this is a real account. stock inventory क्या है? एक real account है। तो ये पीएल में, ट्रेडिंग पीएल में टू परचेज जाता है तो ये तो नॉमिनल हो गया ना, हो गया कि नहीं? कितने बच्चों को कंफ्यूजन है? सबों को है कंफ्यूजन, होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर परचेज हम लिख रहे हैं, इफ आई एम राइटिंग परचेज ओनली, देन इट इज रियल अकाउंट। बट इफ आई एम राइटिंग एडजस्टेड परचेज, देन इट बिकम्स नॉमिनल अकाउंट। तो आपके मन में दूसरा क्वेश्चन, अभी नया शब्द आ गया आपके लिए, एडजस्टेड परचेज क्या है? एडजस्टेड परचेज बहुत आसान है। व्हेन वी परचेज में से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं, जो यहाँ दिखता है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हो? क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग पीएल में कहाँ लिखते हो? टेल मी। मैम ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, सेल के नीचे, राइट? सेल के नीचे। मैम। लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर, कैन यू ऑल्सो डू वन थिंग, आप वहां मत लिखो परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, ऐसा हो सकता है? जो भी परचेज से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, हो सकता है या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. है, एक ही चीज है। क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट? डेबिट का उल्टा क्रेडिट है। देखो एक और चीज, एक कॉइन लो, एक सिक्का, 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का, उसमें दो ही, जो सिक्के के दो ही पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तीसरा कुछ है क्या सिक्के में, कॉइन में? वन साइड इज हेड, अनदर साइड इज टेल। वैसे ही अकाउंट्स में दो ही चीज है, डेबिट या क्रेडिट, तीसरा कुछ नहीं है, नथिंग। वी हैव ईदर डेबिट और क्रेडिट। कोई चीज अगर डेबिट है
तो वो क्रेडिट नहीं है, या अगर आप क्रेडिट साइड इसको नहीं लिखना चाहो तो डेबिट में आप माइनस करके लिख सकते हो, एक ही बात है। मेरा मतलब समझ में आया? इन Yes, ma'am. राइटिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक हियर, अगर हम परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते, जो भी परचेज है लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो भी चलेगा ना, हम फिर यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप ऐसे, और सपोज वी हैव ओनली these 3 items to purchase 80,000, बाय सेल कितना मान ले 1,20,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। सो इतने ही आइटम है, तो जीपी आपको कुछ दिख रहा होगा, आई थिंक 60,000, राइट? दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सेम चीज आई कैन राइट बाय सेल 1,20,000, बाय परचेज अंदर के कॉलम में 80,000, लेट क्लोजिंग स्टॉक 20,000, आउटर कॉलम में 60,000। इन दिस केस ऑल्सो द जीपी इज सेम 60,000। कोई दिक्कत है क्या दोनों में? कोई अंतर? No, ma'am. दोनों एक ही चीज है। तो जब हम परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो उसे एडजस्टेड परचेज कहा जाता है। ये आप लोग को चैप्टर में मिलेगा, शायद इसी चैप्टर में एक आध क्वेश्चन में मिल सकता है ये शब्द, ये नया टर्म आपके लिए, एडजस्टेड परचेज, एंड दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट 100%। नेक्स्ट इज वन मोर थिंग, तीसरा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वन मोर थिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग से फॉर्मूला वाइज, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पर आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, टू परचेज लिखते हो, और यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखो, या डेबिट साइड ही लेस, दोनों को ऐड कर, इसको अमाउंट देते हैं हम लोग। चलो, दिस इज बेटर टू गिव इट अमाउंट, क्वांटिफाई करते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज 30,000, टू परचेज is 1 lakh, and by closing stock is say 10,000. Tell me, my small questions, very small questions to you. इस साल का टोटल परचेज कितना है? इस साल का टोटल परचेज कितना है? What is the amount of purchase during the year? Ma'am, 90,000. 90,000. My question, please. टोटल खरीदा कितना आपने इस साल? 1 lakh. 1 लाख, यस। 1 लाख रुपए का सामान आपने खरीदा, टोटल कितने कॉस्ट का आपने बेचा? टोटल कितने कॉस्ट का सामान आपने बेचा? 1,20,000. गुड आंसर, गुड आंसर। जो हम पूछ रहे हैं कितने कॉस्ट का सामान आपने बेचा, आपने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड किया है, कितने का? उसका कॉस्ट, तो उसी को COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 30,000 पहले से पड़ा हुआ था आपके गोडाउन में, राइट? 1 लाख का और सामान आपने साल भर में खरीदा, टोटल गुड्स आपके पास कितना है? 1,30,000। पूरा साल बीत गया और अभी भी 10,000 का गुड्स बचा हुआ है, तो आपने बेचा कितने का? 1,20,000। द फॉर्मूला इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। 30,000 में आपने ऐड किया 1 लाख, 1,30,000 माइनस 10,000, दैट इज 1,20,000। दिस इज नॉमिनल अकाउंट। देखो, नॉमिनल अकाउंट, व्हाट आर एक्सपेंसेस, हमने आज की क्लास में शुरुआत ही क्या, एक्सपेंसेस आर क्या है ये? तो दीज आर कॉस्ट incurred for business activities, cost incurred for running the business या business activities,
जो भी आप लिख लो। तो परचेज आपका खर्च नहीं है। परचेज इज, अगर हम सरल शब्दों में बोले, परचेज इज योर एसेट। परचेज मीन्स परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ इन्वेंटरी, दिस इज योर एसेट। परचेज ऑफ गुड्स, आपने खरीदा इन्हें बेचने के लिए, जो हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख का है। अब इनमें से कितना बेचा आपने, वो आपका कॉस्ट है। COGS इज योर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी परचेज में आपने ओपनिंग को ऐड कर दिया और क्लोजिंग को लेस कर दिया, तो आया 1,20,000। दिस इज योर कॉस्ट। सो अगर सिर्फ परचेज है, ये आपका रियल अकाउंट है। जब उसमें से ओपनिंग को ऐड करते हो, क्लोजिंग को लेस करते हो, जो भी अमाउंट निकलता है, दैट इज योर कॉस्ट। नॉमिनल अकाउंट मींस एक्सपेंसेस। दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट। क्या आपको आपका आंसर मिला? नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन बताओ। नॉमिनल अकाउंट आर एक्सपेंसेस, और भी बहुत है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस आता है। एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट है। तो अब एक बात बताओ, परचेज क्या कॉस्ट है? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इज आवर एसेट, and so this is a real account. But COGS, cost of goods sold, is our expense, and so this is a nominal account, whereas purchase of goods is real account. I hope आपको आपका आंसर मिला है। समझ में कुछ आया? Yes, ma'am. अगर हम जर्नल कर रहे हैं और लिखा इन्वेंट्री खरीदा गया, तो उस इन्वेंट्री खरीद हम लिखते जरूर परचेज है। कंफ्यूजन यहाँ होता है स्टूडेंट को कि ट्रेडिंग पीएल में हम टू परचेज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि परचेज नॉमिनल अकाउंट है। यहीं पर कंफ्यूजन शुरू हुआ, क्योंकि परचेज कहाँ लिखा जा रहा है? ट्रेडिंग पीएल में। और ट्रेडिंग पीएल में अगर परचेज लिख रहे हो तो आपको लग रहा है कि परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ परचेज नहीं लिखा था, उस परचेज के ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखा था और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखाता है, और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये समझ में आ रहा है? ये परचेज में ऐड हो रहा है और क्लोजिंग परचेज से लेस हो रहा है। एंड आप यू आर नॉट राइटिंग परचेज, एक्चुअली आप परचेज नहीं लिख रहे हो ट्रेडिंग पीएल में। इन तीनों को मत लिखो ना, आप सीधा टू COGS लिखो, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता। 1,20,000 से आप यहाँ पर इसको लिख रहे हो 30,000 से, यहाँ लिख रहे हो 1 लाख से, और यहाँ माइनस कर रहे हो 10,000। ऊपर वाला ट्रेडिंग पीएल सही है या नीचे वाला? प्लीज टेल मी। ये अकाउंट या दोनों एक ही? दोनों सही है। यस, दोनों सही। दोनों तो एक ही चीज आप लिखी है मैम। Now your answer is, when I write जर्नल में पूछा जाए what is purchase, purchase क्या है, then it is a real purchase of goods, of course, and purchase of asset also. कुछ भी आप, चाहे गुड्स हो चाहे फिक्स एसेट हो, कुछ भी आप खरीद करके ला रहे हो, that is a real account, right? लेकिन COGS क्या अगर हम आपसे पूछें तो देन आप बोलोगे दिस इज अ Nominal. एक और वर्ड आपको हमने आज बताया नया, एडजस्टेड परचेज। देखो अब हम 3 तरीके से ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, एक ही इफेक्ट रहना चाहिए। आप देखो, आप खुद समझोगे। तीनों एक ही चीज है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 30,000, टू परचेज 1 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, राइट? सेकेंड, टू COGS 20,000 नहीं, हमने उस एग्जाम्पल में 10,000 हम लोगों ने लिया था। टू COGS 1 लाख, दोनों एक ही है। Yes, ma'am. ठीक है, अब तीसरा देखना यहाँ पर, थर्ड ट्रेडिंग, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, टू परचेज, अंदर लिख
के कॉलम में 1,00,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 10,000 90,000। ये भी एक ही चीज है, देखो तो Yes, ma'am. एक ही चीज लग रहा है, तीनों एक ही है। जब आप परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हो तो ये 90,000 को एडजस्टेड परचेज कहा जाता है। इसका एक नया नाम है एडजस्टेड परचेज। इन अदर वर्ड्स, क्लोजिंग स्टॉक को आपने परचेज के अमाउंट से लेस कर दिया या एडजस्ट कर दिया। गॉट इट? मैम हाँ जी, मैम तो COGS का हम लोग फॉर्मूला इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस एडजस्टेड परचेज। यस, COGS को हम बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और इन दोनों को आप एक साथ लिख कर सकते हो। दिस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस एडजस्टेड परचेज। कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। सो देयर कैन बी अनदर एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज रेंट पेड, टेल मी, जर्नल बनाना है। कौन सा दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है? रेंट अकाउंट एंड कैश। रेंट एंड कैश। तो रेंट, अब ये क्लासिफाई करो, रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, नॉमिनल, दिस इज नॉमिनल, कैश इज रियल, राइट ना? रियल। तो नॉमिनल का रूल क्या है? अब डेबिट एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो रेंट इज अ खर्च, पेड किए हैं, रिसीव्ड नहीं है, खर्च है, तो ये एक्सपेंस है, क्या होगा? डेबिट होगा। कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। इसका क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो Goes out. ये सॉरी, कम्स आउट, कम्स इन नहीं है, दिस इज गोज आउट, यू आर करेक्ट, दिस इज गोज आउट। तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या बना? रेंट टू कैश। एनी ट्रांजेक्शन कैन बी ड्राफ्टेड, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन को हमने 3 हेड में बांट दिया है, तो उन्हीं तीनों में से कोई एक रिलेट करेंगे। वी कम टू द बुक, we will take question from that. Traditional approach, classification, golden rule, everything is given, you know, in your book. If you want to go through, आप देख सकते हो, 3 अकाउंट है, ठीक है ना? घर में स्टडी कर सकते हो कि क्लासिफाई किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट, आफ्टर दैट इम्पर्सनल फिर 2 बोल देगा, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन अगर आपसे कोई भी पूछता है कितने तरीके का अकाउंट होता है, तो आप 3 बोलना, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके ना? Rules are given. Yes, this is the example. चलिए, ठीक है। इसका बुक लिखा है, नाम इज नॉट गिवन। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, तो 2 चीजें आ गई, एक कैश आ गया, कैपिटल आ गया। तो इसका कैश का क्या रूल है? आप देखो किस तरीके से, जस्ट ये 1-2 बार बनाना है, फिर ये नहीं कि जब हम पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इतना सोचेंगे, नहीं, ये आपको आता है और आगे भी आएगा, लेकिन इस चैप्टर में तो हमें डिटेल में जाकर के देखना है सब। देखिए, बैंक, चलिए वो बैंक लगा रहा है, कैपिटल, ये 2 इन्वॉल्व है। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैपिटल इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। तो बैंक में व्हाट इज हैपनिंग? कैश इज बीइंग पुट इन द बैंक। बैंक एक, सपोज दिस इज HDFC बैंक, आपने एक अकाउंट खोला, एक खाता खोल दिया HDFC बैंक में, और आपने अपना पैसा जमा कर दिया, ओनर ने अपना पैसा बैंक में रख दिया, तो बैंक इज रिसीवर, राइट? एंड कैपिटल इज गिवर, एंट्री इज बैंक टू कैपिटल। कोई डाउट? कोई डाउट? No, ma'am. Next is wages and salaries paid. Wages and salary क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, जिसको डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। थ्रू बैंक है, तो बैंक से पैसा गया,
बैंक आपके बिहाफ में पैसा दे रहा है, बैंक बिकेम गिवर, सैलरी टू बैंक। सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट है उसका, रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला, कौन सा दो, तो बैंक इज रिसीवर, बैंक में पैसा आ रहा है, सो इट इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज डेबिट। Rent must be, whenever we receive rent, rent is our income, income nominal account है, income है, so income are credits. Purchase on credit, purchase to creditor, purchase यहाँ लिख दिया है nominal account, but it should be real. I can argue at any level. Purchase, अगर आगे जाके आपका क्वेश्चंस खुद आएगा जहां आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये हम बोले थे अगर जर्नल पास करना तो नॉमिनल भी से भी पास करोगे, एक्सपेंस ट्रीट करो तो जर्नल में कोई गलती नहीं होगी, चाहे रियल आप ट्रीट करो चाहे नॉमिनल ट्रीट करो, कोई गलती नहीं होगी। ये आपका होमवर्क है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर, आप इसे यू विल डू दिस, ठीक है। आप अपने से देखना इसको, और आपका होमवर्क क्या रहेगा इसमें, स्मॉल एग्जाम्पल्स हैव बीन मेड, क्लैरिफाइड किया गया है, ठीक है, ये सब जरूरत नहीं है। वी कम बैक, कम स्ट्रेट फॉरवर्ड, illustration number 4, this is your homework। ट्रेडिशनल अप्रोच वी हैव कवर्ड, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने उससे अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनाना सीख लिया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, बैलेंस शीट, लेकिन इससे जर्नल अभी नहीं सीखा है हम लोगों ने। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आप ट्रेडिशनल अप्रोच से होमवर्क करके बनाओगे, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच छोड़ दोगे, ओके। सिमिलरली illustration number 5, Ajit started a business, whatever आप इसको बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कौन सा पर्सनल है, ये लिखना जरूरत नहीं है, ये समझाया इसलिए लिखा है। दिस इज नॉट अ कॉलम इन जर्नल, वी ऑल नो। तो आप इसको समझने के लिए अगर कहीं नहीं समझ में आए तो यू कैन गो थ्रू दैट। परचेज रिटर्न क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना रियल अकाउंट, परचेज अकाउंट लिख रहा है रियल अकाउंट, सेल इज सेल ऑफ गुड्स है, इट इज अ रियल अकाउंट, ठीक है। परचेज इज, वहां पर कंफ्यूजन हो गया तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, परचेज ऑफ गुड्स है, गुड्स स्टॉक है, सो दिस इज अ रियल अकाउंट, ओके ना। नाउ दिस कंफ्यूज, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये देखो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन नंबर 6, दिस इज अगेन होमवर्क। सो द क्लासिफिकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं जाएंगे, ट्रेडिशनल में जैसे व्हाट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ रियल अकाउंट, व्हाट इज परचेज, परचेज इज अ रियल अकाउंट, व्हाट इज सेल, सेल इज अगेन अ रियल अकाउंट, एंड सो ऑन। यहीं पर शायद आपको एडजस्टेड परचेज मिल जाए, शायद अगर दिया है, हाँ यस H नंबर। तो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेज, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ये अब ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम बन गया, जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया। चलिए तो एडजस्टेड परचेज क्या है एक बार देखते हैं हम लोग, गॉट इट, यस मैम, राइट ना। चलिए तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा जिससे आपको बहुत क्लियर होगा कि कौन ट्रेडिशनल अप्रोच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन राइट नाउ, आज की क्लास में नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। एंड बनाना चाहो तो होमवर्क का कमी नहीं, 7 आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर विल कम टू एन एंड, एंड दिस इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा कोई और बुक से बनाए, सीएमए स्टूडेंट अपने सीएमए बुक से बना ले, और
आज मैंने शेयर भी कर दिया, अगर आप वहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन है CMA के बुक में, वेरी फ्यू क्वेश्चंस। सो इफ यू वांट टू एक्सरसाइज, आप आपके व्हाट्सएप में ये शेयर किया हुआ है, अदरवाइज आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आप इससे 2-4 क्वेश्चंस बना लोगे फॉर प्रैक्टिस। दिस इज वेरी गुड, ओके ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट होगा उसे हम लोग करेंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच वी हैव टाइम एक्चुअली, आज भी हम लोग कर, आई डोंट वांट टू स्टार्ट, हम चाहते हैं कि इसको वी विल टेक टाइम, कम से कम, जब जितना अभी स्टार्ट का क्लासेस है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं कवर करेंगे इन एवरी क्लास, ओके, उतना ही कवर करेंगे जो आप क्लास कर सको। यू हैव होमवर्क्स, कोई डाउट है पिछले क्लास का? अभी तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया, बट इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क, अदरवाइज माय लेक्चर ऑफ टुडे इज ओवर। आज आप लोग होमवर्क करो, ओके, होमवर्क करोगे तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो फिर अगले क्लास में पहले हम लोग आपके डाउट्स को लेंगे, उसके बाद सेकेंड अप्रोच मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे, जिसका दूसरा नाम इक्वेशन अप्रोच है। शैल आई सम अप नाउ? आज का क्लास ओवर करें? Yes, ma'am. ठीक, Yes, miss. ओके, हैव अ गुड डे।